नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में। आज का हमारा विषय है पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का अध्याय नंबर 2, पर्यावरण शिक्षण नीति। पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण शिक्षण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इन विषयों पर चर्चा किया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पर्यावरण शिक्षण नीति के विषय वस्तु या थीम पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण शिक्षण नीति के जो विषय वस्तु है या थीम है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर्यावरण शिक्षण नीति का पहला टॉपिक, पर्यावरण शिक्षण नीति की विषय वस्तु पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण से जुड़ी हुई अवधारणाओं और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को हम अलग अलग न देख करके समेकित नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ये जो अवधारणाएं होती हैं, ये अवधारणाएं और ये जो मुद्दे होते हैं, ये सभी अंतः संबंधित होते हैं। शॉर्टकट में हम यूँ कहें कि पर्यावरण अध्ययन में ही विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी हुई अवधारणाएं और पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, सारे चीज़ शामिल होते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा कि विज्ञान के लिए अलग से पुस्तकें नहीं होती। जैसे कि कक्षा 3री से 5वीं तक विज्ञान के लिए अलग से पुस्तकें नहीं होती। पर्यावरण अध्ययन के पुस्तकों में ही विज्ञान के जो कंटेंट होते हैं उनको समाहित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सामाजिक अध्ययन, इसके अलावा हम लोग बात करें कि सामाजिक अध्ययन इसमें किस प्रकार से शामिल है, तो देखिए पर्यावरण किससे बना है, तो पर्यावरण दो शब्द परि और आवरण से मिलकर बना होता है। परि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, और आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा। तो चारों तरफ का घेरा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चारों तरफ के घेरे को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन क्या है, तो हम किस में रहते हैं, तो समाज में रहते हैं। समाज कहाँ होता है, तो हमारे आसपास में, आस पड़ोस में होता है। तो आस पड़ोस में होता है और आस पड़ोस का अध्ययन क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन आपस में क्या है, अंतः संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण से विज्ञान जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से सामाजिक अध्ययन भी जुड़ा हुआ है ना। इसके अलावा हम लोग बात करें कि पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाएं, जैसे कि हम लोग बात करें कि प्रदूषण की समस्या है, उनके निवारण के उपाय हैं, ये सारे चीज़ें पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग बात करें कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ये भी पर्यावरण से जुड़ी हुई अवधारणाओं की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र की बात कर सकते हैं, पाई तंत्र की बात कर सकते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक की बात कर सकते हैं हम लोग। इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों में हम लोग प्रदूषण संबंधी समस्याओं की बात कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, पर्यावरण से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, अंतः संबद्ध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये विषय वस्तु में हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण से जुड़ी हुई अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को अलग अलग न देखकर एक समेकित नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इन अवधारणाओं और मुद्दों के बीच क्या होता है, तो अंतः संबंध होता है, अंतः संबद्ध होता है। तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भोजन, जैसे कि क्या, भोजन। ये भोजन जो शाकाहारी जीव होते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं, या हम यूँ कहें कि भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं जंगलों से, वनों से प्राप्त करते हैं। या हम यूँ कहें कि भोजन हम प्राप्त करते हैं पर्यावरण से। भोजन हम कहाँ प्राप्त करते हैं, भोजन हम प्राप्त करते हैं पर्यावरण से, है ना। भोजन हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है। तो भोजन हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है, लेकिन अलग अलग परिवेश या अलग अलग समाज के लोगों का जो भोजन होता है,
अलग अलग परिवेश या अलग अलग समाज के लोगों का जो भोजन होता है वो कैसा होता है ना। अलग अलग परिवेश या अलग अलग जो समाज के लोगों का जो भोजन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग केरल की तरफ जाएं तो वो लोग नारियल से बनी चीज़ों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग पंजाब की तरफ जाएं तो रोटी चपाती आदि चीज़ों का उपयोग करते हैं, है ना। आज आलू की सब्जी, इस प्रकार से चीज़ों का बहुतायत रूप से उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल की ओर जाएं तो वो लोग मछली खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से तो जो भोजन होता है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, या भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पर्यावरण से प्राप्त होता है। तो पर्यावरण में जो लोग हैं या जो पर्यावरण में या हम पर्यावरण किससे सम्मिलित होती है, तो प्रकृति से सम्मिलित होती है। तो प्रकृति में जो लोग हैं मतलब अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का जो भोजन होता है, लोगों का जो भोजन होता है वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों का जो भोजन होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों का जो भोजन होता है वो क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि भोजन कैसी प्रक्रिया है, तो भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में वो एक कैसी प्रक्रिया है, तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वो एक कैसी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चाहे भोजन हो, है ना, जो कि जुड़ी हुई है किससे, पर्यावरण से, और पर्यावरण में रहते हैं विभिन्न प्रकार के लोग, है ना। तो उस पर्यावरण में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा जो खाया जाने वाला भोजन है वो कैसा है, तो भिन्न भिन्न है। इसके अलावा हमने बात किया कि भोजन क्या है, तो भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत चाहे हम लोग विज्ञान की बात करें, चाहे हम सामाजिक अध्ययन की बात करें, या हम लोग बोले पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं, इनको हम लोग समेकित रूप से अध्ययन करते हैं, न कि अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण से जुड़ी अवधारणा और पर्यावरण के मुद्दों को अलग अलग न देख करके एक समेकित नज़रिए से देखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय हमें कुछ विशेषताओं पर ध्यान देनी होती है। तो प्राथमिक स्तर पर जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। सबसे पहला है कि विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित होने से तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु छोटे बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, छोटे बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। चूँकि ये विषय वस्तु प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए है, तो उनको विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए भी शिक्षक को उन टेक्निक्स का उपयोग करना चाहिए जिससे कि जो शिक्षार्थी हैं वो आसानी से सीख सकें। छोटे बच्चे सामान्यतः हम जानते हैं कि कार्टून आदि के माध्यम से देख करके सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनके लिए प्रोजेक्टर द्वारा जैसे चीज़ों को दिखा करके, है ना, चीज़ों को दिखा करके सुना करके प्रस्तुत किया जाए, जैसे कि टेलीविज़न में वो देख पाते हैं, कार्टून आदि के माध्यम से दिखा करके हम उनको समझाने का प्रयास करें तो वे सीखने में रुचि भी लेंगे और चीज़ों को सीख भी जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग छोटे बच्चे हैं तो जूलॉजिकल पार्क में ले जा करके उनको जीव जंतुओं को दिखाएं, पेड़ पौधों को दिखाएं, तो वे देख करके रुचिपूर्वक चीज़ों को ड्राइंग करते हुए, चीज़ों को लिखते हुए वो सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, छोटे बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, बालकों पर आधारित होनी चाहिए, है ना, और ऐसी चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए जिससे बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, मूर्त रूप से देख सकें। दूसरा है जो विषय वस्तु है वो शिक्षार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से एकीकृत तरीके से जोड़े। जो विषय वस्तु है वो शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़े, और कैसे जोड़े, तो एकीकृत तरीके से जोड़े, है ना। अब इसको समझते हैं। प्राकृतिक ये संबंधित है पर्यावरण से जहाँ हम रहते हैं, पर्यावरण यानी कि हमारे चारों तरफ का आवरण, और सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित है, हम समाज में रहते हैं, समाज में हम सीखते हैं क्या, संस्कार, क्योंकि ये संस्कृति बना है किससे, तो ये बना है संस्कार से, और संस्कार में सारी चीज़ें संबंधित हैं जो हम करते हैं, जैसे कि वेशभूषा,
हाव भाव, हमारा व्यवहार, हम कैसे रहते हैं, हम जहाँ से आय प्राप्त करते हैं, जैसे जीवन यापन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं? तो क्योंकि हम प्रकृति से में रहते हैं तो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। तो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़े, और कैसे जोड़े? तो एकीकृत तरीके से जोड़े। हम आसान भाषा में इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हम पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु पढ़ रहे हों या छोटे बच्चों को जब पर्यावरण अध्ययन सिखा रहे हों तो वह प्रकृति के बारे में भी सीख पाएँ और समाज में जो संस्कृति है उसके बारे में भी सीख पाएँ, और इसके लिए उसे अलग अलग विषयों को पढ़ने की आवश्यकता ना हो, केवल एक ही विषय में पर्यावरण के अंतर्गत ही वह प्रकृति और समाज के व्यवहार को, उसके संस्कार को आत्मसात कर सके। अगला है, यह शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, यानी कि जो विषय वस्तु हो वो शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर हम उनको जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ाएं तो क्या वो समझ पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, है ना, बिल्कुल भी वह नहीं समझ पाएंगे। उनको हम लोग जीवों को दिखाएं कि ये जीव इस प्रकार से हैं, उनके रंग ऐसे हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे से खाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं तो वे रुचि के साथ उन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो जो विषय वस्तु होनी चाहिए, जो पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, वो है उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट है वो है कि जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। पर्यावरण के प्रति सरोकार से तात्पर्य है पर्यावरण के प्रति पूछताछ। बच्चे पर्यावरण के प्रति कब पूछेंगे? जब पर्यावरण के विषय वस्तुओं के प्रति वह रुचि लेंगे। और रुचि कब उत्पन्न करेंगे? रुचि कब उत्पन्न होगा? जब वह चीज़ों को सीखने में प्रेरित होंगे, अपने आप मोटिवेट होंगे, चीज़ों को सीखने के लिए वह खुद मोटिवेट होंगे, तब वह किसी दूसरे चीज़ों के बारे में पूछ पाएंगे। जैसे हमने छोटे बच्चों को जीवों को दिखाया, जैसे हमने दिखाया कि यह एक भालू है, यह इन चीज़ों को खाता है, तो छोटा बच्चा पूछा कि उसका रंग कैसा होता है। इसका मतलब क्या है कि वह उसके उस विषय के प्रति जिसके बारे में हम बता पा रहे हैं, भालू के प्रति, बियर के प्रति, उसके प्रति वह रुचि ले रहा है, सीखने के लिए वह प्रेरित हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। अगला पॉइंट है कि जो विषय वस्तु हो वो शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराएं जो ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करें। पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराएं जो ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करें। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो शिक्षार्थी है वो प्रकृति में कहीं भी देख करके, सुन करके सीख सकता है। तो जब सीखते समय वह उन पद्धतियों का और उन प्रक्रियाओं से वह अवगत हो जिससे वह खुद चीज़ों को सीख सके। अगला है प्रश्न पूछने और खोजने का मौका, है ना। शिक्षार्थियों को जब विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दे, जिस विषय वस्तु का हम अध्यापन करा रहे हैं उसमें क्या करें? प्रश्न पूछें। प्रश्न कब पूछेंगे? जब वह विषय के प्रति रुचि लेंगे और खोजने का मौका मिले, शिक्षार्थियों को खोजने का मौका मिले। जैसे अलावा खोजने का मौका से तात्पर्य यह है कि जब हम बच्चों को स्वयं करके सीखने के द्वारा सिखाने का प्रयत्न करते हैं तो वह ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वह उनके मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाता है। इसीलिए हमें बच्चों को अधिक से अधिक खोजने का मौका, स्वयं करके सीखने का मौका उन्हें देना चाहिए। इसी प्रकार से जो 7वां पॉइंट है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रटकर सीखने की प्रवृत्ति को क्या करें? तो हतोत्साहित करें। हमें बच्चों को चीज़ों को सिखाना है। कैसे सिखाना है? उनमें समझ विकसित करके, न कि उनको रट करके सिखाना है। तो इस प्रकार से रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हमें हतोत्साहित कराना है। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट के रूप में, जो विषय वस्तु होगा शिक्षार्थियों में वैविध्यपूर्ण परिवेश या पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करें। शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण परिवेश या पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करें। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि एक विद्यालय में अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र छात्राएं आती हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हों, चाहे वह सामाजिक रूप से हों, लेकिन अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र विद्यालय में आते हैं। तो हम सभी वर्गों से चीज़ों को लेकर के पाठ्यक्रम में शामिल करें। जैसे कि हम लोग यूँ कहें कि आसपास के परिवेश में, अगल बगल के गांवों में या
अगल बगल के क्षेत्रों में खान पान भी परिवर्तित हो जाता है, बोलचाल भी परिवर्तित हो जाता है, भाषाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। तो उन सारे चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि प्रत्येक बालक, जैसे कि हम अक्सर हमें परिभाषाओं, शब्दावलियों, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो परिभाषाओं को, शब्दावलियों को और अमूर्त अवधारणाओं से तात्पर्य जिन अवधारणाओं को बच्चे, है ना, मूर्त रूप से नहीं देख सकते। अमूर्त अवधारणा संबंधित होते हैं कल्पनाशीलता से संबंधित होते हैं। तो छोटे बच्चे मूर्त रूप से देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए विषय वस्तु में हम परिभाषाओं को, है ना, जो कि कठिन परिभाषाएं होती हैं, कठिन शब्दावलियों को और अमूर्त अवधारणाओं को हमें शामिल नहीं करनी चाहिए या हमें इनकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। जो विषय वस्तु होनी चाहिए ना, वो विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि वह हस्तपरक और सामूहिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे। हस्तपरक क्रियाकलाप का मतलब यह है कि बच्चे अपने हाथों द्वारा किसी कार्य को करके सीखें, ठीक है। और सामूहिक क्रियाकलाप का मतलब यह है कि बच्चे समूह में रह करके क्रियाकलापों के द्वारा वह क्या सीखेंगे, समूह में रहना भी सीखेंगे, पहला बात। और दूसरा बात क्या है, समूह में काम करना सीखेंगे। इसका मतलब क्या है, सहयोग द्वारा काम करना भी सीखेंगे। इसीलिए बड़े कक्षाओं में समूह क्रियाकलापों का उपयोग, जिसको कि हम लोग परियोजना विधि के नाम से जानते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो सामूहिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा देना चाहिए छोटे बच्चों के लिए भी, ताकि वे समूह में रहना सीखेंगे, सहयोग द्वारा काम करना सीखेंगे। अगला पॉइंट है 11वां और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह केवल पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत न करें। सीखना यानी कि जो अधिगम होती है वो कैसी प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो अधिगम केवल वह पाठ्य पुस्तकों से ही प्राप्त कर सकता है क्या, तो नहीं कर सकता। केवल शिक्षकों से कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। वह वातावरण में रह करके भी चीज़ों को सीखता रहता है। जैसे कि जब वह तालाब जाता है तो तैरना अपने आप सीख जाता है। उसे शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग या किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, लेकिन वह अपने आप सीख जाता है। तो सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है और ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वह चलते रहता है। अगला पॉइंट है परिवार, समुदाय एवं अन्य माध्यमों से ज्ञान अर्जित कर सके, है ना। विषय वस्तु में उन चीज़ों का समावेश किया जाए कि वह परिवार से भी सीख सके, पूछ करके, समुदाय यानी कि आस पड़ोस से भी सीख सके, और अन्य माध्यम जैसे कि समाचार पत्र हो गया, है ना, उनको पढ़े, उनसे टेलीविज़न देखे, उनसे चीज़ों को सीख सके, ज्ञान को अर्जित कर सके। अगला है वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश हो। जो विषय वस्तु है उसमें वास्तविक घटनाओं का समावेश हो जो वास्तव में जीवन में घटित हो रही हों, और दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश हो। इसीलिए वह समाचार पत्रों के माध्यम से भी चीज़ों को आत्मसात कर सकता है, पढ़ सकता है। विषय वस्तु भय और पूर्वाग्रह से मुक्त हो। विषय वस्तु को पढ़ते समय ऐसा ना हो कि उसमें भय उत्पन्न हो, है ना। उनमें रूढ़ी पद्धताओं का मतलब ऐसा ही करना है, हमारे पूर्वज ऐसे कर रहे थे तो आपको भी ऐसा ही करना है, इन चीज़ों का समावेश ना हो, पूर्वाग्रहों का समावेश ना हो, ठीक है। वह पूर्वाग्रहों से क्या हो, मुक्त हो, भय से मुक्त हो। जो चीज़ें हों वो रियल हों, वास्तविक जीवन से संबंधित हों, ताकि बच्चा जो है करके देख के सीख सके। इसी प्रकार से 15वां पॉइंट है शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो। विषय वस्तु कैसी हो, शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो, ताकि विषय वस्तु को समझने में उसे आसानी हो। वह आसानी से चीज़ों को सुन करके, बोल करके, है ना, लोगों से सहयोग के माध्यम से सीख सके। तो इस प्रकार हो। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विषय वस्तु में किस्से कहानियाँ हो, है ना। विषय वस्तु में क्या हो, तो किस्से कहानियाँ हो, कविता हो, पहेली हो, इनका समावेश हो, है ना। सीखने में क्या आता है, मज़ा आता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों में आत्म का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। इसके अलावा वो स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का उनको मौका मिलता है ना। संसार और प्रकृति को खोजने का उनको मौका मिलता है। और लास्ट पॉइंट है विषय वस्तु की जो भाषा हो वो शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो,
है ना। इससे क्या होंगे, वे आपस में चर्चा करके बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सीख पाएंगे और आसानी से चीज़ों को समझने में सक्षम रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।